टेट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चार्टर एक्ट 1813 और उसके बाद जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये एक महत्वपूर्ण एक्ट माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद मैकाले की शिक्षा नीति भी आई हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सहायता राशि दी गई थी। ये इतिहास में पहली बार था जब अंग्रेजों ने भारतीयों की शिक्षा के लिए कोई बजट बनाया था। ये जो बजट था ये इंग्लैंड द्वारा दिया गया था कि आप इस पैसे को भारतीयों को शिक्षा पे खर्च करेंगे, लेकिन उनमें ये दिशा निर्देश नहीं किया गया था कि आप कैसे खर्च करेंगे, किस पर खर्च करेंगे। लेकिन हाँ, कहा गया कि आप जैसे चाहें उसी के अनुरूप आप इसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हुई कि यहाँ पे जब ये एक्ट बन के आया तो उसके धारा 43 में एक बात कही गई, विद्वान और साहित्य। तो देखिए, इन्हीं दो शब्द, विद्वान शब्द और साहित्य शब्द से समस्या शुरू हुई, क्योंकि जो प्राच्यवादी थे और पाश्चात्यवादी थे। प्राच्यवादी यहाँ कहने का मतलब वो है कि जो भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। भारतीय भाषा अर्थात अरबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, ये सभी भारतीय भाषाएं थी जिसे प्राच्य भाषा बोला गया। जबकि जो पाश्चात्य भाषा था वो अंग्रेजी था। तो इसी के लेकर समस्या हो गई, इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया कि जो अब शिक्षा दी जाए भारतीयों को वो किस माध्यम में दी जाए, और जो इस एक्ट में विद्वान और साहित्य शब्द प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पे उसी के बारे में सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। ठीक है, तो देखिए, अंत में जो पाश्चात्यवादी थे उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को ही हम शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम क्यों बनाते हैं उस पर उन्होंने कुछ बिंदु दिए। वो कौन कौन से बिंदु थी? मिशनरियों के शैक्षिक प्रयासों ने अंग्रेजी की लोकप्रियता में वृद्धि कर दी। ये सही था, क्योंकि उस समय हमारे देश पे अंग्रेज थे तो उनकी जो भी काम काज थे वो सभी मिशनरियों द्वारा किए जाते थे, जिसके कारण अंग्रेजी को लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। फिर भारतीय नेता जैसे राजा राम मोहन राय आदि ने अपने देश के निवासियों को पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि भारत के भी जो कुछ नेता थे वो भी अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते थे। ठीक है, ताकि जो अंग्रेजी भाषा में विज्ञान और साहित्य है उससे हम जुड़ सकें। ठीक है, अगला कारण था कि अंग्रेजी का राजनैतिक महत्व भी बढ़ गया था, क्योंकि अंग्रेजी का ज्ञान सरकारी नौकरी प्राप्त करने तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा जाता था। यहाँ सरकारी नौकरी का मतलब कि अंग्रेजों के जो काम होते थे वो समझ लीजिए सरकार हो गया, अगर वहाँ पे कोई काम करना है तो अंग्रेजी भाषा आना जरूरी था। और उस समय पे जिसको अंग्रेजी भाषा आती थी उसको समाज में सम्मान भी दिया जाता था। ठीक है, तो इन्हीं कारणों के मतलब यही कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजी लोकप्रिय हो गई। ठीक है, और इसके कारण ही जो भारत में कुछ संभ्रांत लोग थे, यानी उच्च वर्ग के लोग थे, वो सभी अंग्रेजी भाषा का समर्थन करने लगे। और इसी विवाद के कारण जो 1813 में 1 लाख रुपए आया था, मतलब दी जानी थी भारतीयों की शिक्षा की, वो 1823 ईस्वी तक आई ही नहीं, क्योंकि समस्या हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। अब इसमें क्या हुआ कि लोक शिक्षा समिति को ये जांच करनी थी कि हम भाषा का माध्यम, हम शिक्षा का माध्यम या शिक्षा का साधन किसे रखें। तो 1823 में इसी कारण लोक शिक्षा समिति की स्थापना की गई। ठीक है, फिर उसके बाद अब जब लोक शिक्षा समिति की स्थापना हुई, फिर उसके कुछ समय बाद जो भारत में कुछ विद्यालय थे, जैसे आगरा का कॉलेज, कलकत्ता का मदरसा, यहाँ कुछ जो विद्यालय थे वहाँ पर अंग्रेजी की कक्षाएं जोड़ दी गई थी। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। दिल्ली तथा बनारस जिलों में भी इंग्लिश स्कूलों की स्थापना कर दी गई, यानी कि मतलब और जो क्षेत्र थे वहाँ पे भी अंग्रेजी के जो विद्यालय थे उनकी स्थापना कर दी गई। फिर ये तो 1823 तक की बात हो गई। फिर अब आते हैं 1833 में। 1833 में चार्टर एक्ट
एक पुनर्शोधन के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या था कि जो अंग्रेज थे वो हर 20 साल बाद अपने एक्ट में कुछ न कुछ संशोधन परिवर्तन करते रहते थे। तो 1813 के बाद 1833 में 20 साल बाद फिर से उसमें संशोधन करने के लिए भेजा गया। अब इस बार क्या हुआ, पिछली बार जो 1 लाख राशि थी उसको इस बार बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, जो 1 लाख भारतीयों की शिक्षा पे खर्च करने थे वो अब 10 लाख उसकी रकम हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये 10 लाख कर दिया गया तो लोक शिक्षा समिति के जो सदस्य थे उनमें फिर से मतभेद हो गया कि ये जो अब पैसा आया है इसको किस में खर्च करें। यानी कि वही पुराना वाला विवाद अभी भी चल रहा है कि इसको हम जो भारतीय भाषाएं हैं उसकी शिक्षा के लिए खर्च करें या जो पाश्चात्य भाषा अंग्रेजी है उसकी शिक्षा के लिए खर्च करें। ये पूरा विवाद चलता रह गया। तो फिर उसके बाद जो लोक शिक्षा समिति थी उसके जो सदस्य थे उसके कुल 10 सदस्य थे, जिनमें से जो 5 सदस्य थे वो प्राच्य भाषा के समर्थक थे और जो 5 थे वो पाश्चात्य भाषा के समर्थक थे। तो जो प्राच्यवादी दल था उसके मुख्य नेता H.T. प्रिंसेप थे जो कि बंगाल के सचिव थे। इसके अलावा वॉरेन हेस्टिंगस, लॉर्ड मिंटो और H.H. विल्सन ये सभी प्राच्यवादी धारा के थे। यानी कि ये सभी भारतीय भाषाओं संस्कृत, अरबी, फारसी को सपोर्ट करते थे कि ये जो साहित्य हैं ये सभी सही हैं। ठीक है, लेकिन जो पाश्चात्यवादी थे उनमें कोई मेन लीडर नहीं हुआ। तो प्राच्यवादी का जो मेन लीडर थे H.T. प्रिंसेप, इनको याद रखिएगा, जबकि जो पाश्चात्यवादी थे उनमें कोई मेन लीडर नहीं हुआ। ठीक है, और जो पाश्चात्यवादी लोग थे उनके जो समर्थक थे वो ज़्यादातर जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की उसके जो युवा लोग थे वही मेनली पाश्चात्यवादियों का समर्थक में थे। कोई सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी जो युवा नेता थे, युवा कर्मचारी थे, वही पाश्चात्यवादियों का साथ देते थे। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, जो प्राच्यवादी थे यानी जो भारतीय भाषाओं का समर्थन करते थे उनका एक मानना ये भी था कि ये लोग अंग्रेजी इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो मतलब ब्रिटिश शासन के हित में हो। यानी कि अगर चीज़ें अपने अपने धर्म में अलग अलग तरीके से पढ़ाई जाएंगी तो ये लोग आपस में बटे हुए रहेंगे और अंग्रेज इन पे आराम से शासन करते रहेंगे। तो फिर यही कुल मिला के विवाद चलता रहा कि भाषा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम कौन सा भाषा रखा जाए। फिर अब बात करते हैं विवाद का अंत का। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर शिक्षा नीति पाश्चात्य विचारधारा के पक्ष में निर्धारित की। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने फरवरी 1935 ईस्वी को मैकाले द्वारा प्रतिवेदन के साथ इस विवाद का अंत कर दिया गया। तो देखिए, जो मैकाले आए थे ये इसी विवाद को सुलझाने के लिए ही आए थे और मैकाले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सलाहकार भी थे और ये उस समय अंग्रेजी के महान विद्वानों में गिने जाते थे और इनका ज़्यादातर समर्थन पाश्चात्यवादियों की ही तरफ था। तो देखिए, जब मैकाले ने जो विवरण पत्र दिया उसमें कौन कौन से बात उन्होंने कही कि जो हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम। तो यहाँ पे उसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, पहला क्या है, ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का विकास भारतीयों के बीच करना है, इसलिए शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धनराशि इंग्लिश शिक्षा के मद में ही खर्च होगी। इनके कहने का क्या मतलब था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यूरोप का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको भारत में पहुंचाना है और इस विज्ञान ज्ञान को पहुंचाने के लिए इंग्लिश ही हमारी सहायता कर सकती है, इसीलिए हमने इंग्लिश को शिक्षा का माध्यम रखा। फिर उसके बाद है कि अरबी, फारसी तथा संस्कृत जैसी प्राच्य शिक्षण संस्थाएं बंद ना की जाएं, उनके प्राचार्यों, आचार्यों, विद्यार्थियों को पूर्ववत वेतन व छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि भले ही हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना रहे हैं लेकिन जो प्राच्य भाषा से संबंधित विद्यालय है उनको बंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर अगला था कि भविष्य में प्राच्य भाषा तथा कार्य से संबंधित कोई भी पुस्तक ना छापी जाए क्योंकि इस पर पर्याप्त धन खर्च
हो चुका है। कहने का मतलब है इन्होंने उस समय से बंद कर दिया कि कोई भी प्राच्य भाषा हिंदी माफ़ कीजिएगा, अरबी, संस्कृत, फारसी, इन सब में कोई भी जो पुस्तक है वो छापी नहीं जाएगी, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर है, इन सुधारों से अवशिष्ट समस्त धनराशि आंग्ल साहित्य तथा विज्ञान के शिक्षण पर व्यय की जाएगी। यानी कि जो पैसे आएंगे उसको आंग्ल साहित्य यानी जो इंग्लिश साहित्य होंगे उन पर और विज्ञान के शिक्षण पर व्यय की जाएगी। तो ये मैकाले ने कुछ पॉइंट दिए थे कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन क्यों किया और जो पैसे हैं वो कहाँ खर्च होंगे। ठीक है। विलियम बेंटिक इंग्लैंड चले गए, क्योंकि उस समय वायसराय विलियम बेंटिक ही थे। ठीक है। फिर उसके बाद वो चले गए। लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर बनकर आए, तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विवाद की जड़ें आर्थिक सहायता में कमी किया जाना है। उसने दोनों पक्षों की आर्थिक सहायता बढ़ाकर विवाद का अंत कर दिया। मैकाले का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तभी से भारतीय शिक्षा के संबंध में अंग्रेजी नीति की सही अर्थों में जानकारी हुई और देसी भाषाओं का अधःपतन और अंग्रेजी भाषा का विकास शुरू हो गया। तो देखिए, जो मेन रीज़न था वो था पैसों का, कि पैसा थोड़ा है, अब खर्च कहाँ किया जाए। इसी के चक्कर में ये माध्यम वाला खेल सारा हुआ। अभी मान लीजिए बहुत मात्रा में पैसे होता, ये हुआ कि वहाँ पे भी खर्चा कर दो, यहाँ पे भी खर्चा कर दो, लेकिन धनराशि की कमी थी, इसी कारण विवाद हुआ। और उसके अलावा अब अंग्रेजी का माध्यम अब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया था। तो इसी टाइम पे आप मान सकते हैं कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका अधःपतन शुरू हो गया, यानी उनका पतन शुरू हो गया। तो ये था प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम मैकाले का जो छनाई का सिद्धांत या निस्यंदन सिद्धांत था उसके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।